Today we will study extra constitutional devices that we will study in this upcoming video. And in that India में क्या होता है, मैं ये हिंदी में explain करूँगा. In addition to the above mentioned constitutional devices, there are extra constitutional devices to promote cooperation and coordination between the center and state. तो कुछ इसमें क्या होता है, इंडिया में सेंटर और स्टेट के बीच में कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन बांधने के लिए सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइसेस नहीं है, बल्कि कुछ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइसेस भी यूज़ होते हैं. ये डिवाइसेस दीज इंक्लूड द नंबर ऑफ एडवाइजरी बॉडीज एंड कॉन्फ्रेंसेस हेल्ड एट द सेंट्रल लेवल. ठीक है, ये डिवाइसेस कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशली लिखे नहीं होते, पर फिर भी गवर्नेंस को स्मूथ बनाने के काम आते हैं. नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजरी में कौन होते हैं? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजरी बॉडीज़ जैसे कि नीति आयोग हो गया, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल हो गया, सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, सेंट्रल काउंसिल लोकल गवर्नमेंट, जोनल काउंसिल, North Eastern Council, Central Council of Indian Medicine, the Central Council of Homeopathy, the Transport and Development Council, and the University Grant Commission and so on. So ये क्या है? ये एक्स्ट्रा कुछ एडवाइजरीज़ हैं जिसके थ्रू सेंट्रल स्टेट के बीच के रिलेशन के बीच में एक कोऑर्डिनेशन आता है. ठीक है, इसमें नीति आयोग पर पहला जो है नीति आयोग, इसमें क्या होता है, इसको पहले हम प्लानिंग कमीशन बोलते थे, इसको रिप्लेस कर दिया है. सेंटर और स्टेट के प्लानिंग और डेवलपमेंट पे फोकस करती है नीति आयोग आपकी. ठीक है, सेकंड है नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, थर्ड इज सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली. ये मैंने आपको सबको बता दिया है. तो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेस जो हुए हैं एनुअली अदरवाइज टू फैसिलिटेट सेंट्रल स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल कंसल्टेशन ऑन अ वाइड रेंज ऑफ मैटर्स आर एस फॉलोज. सो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं, तो वो कॉन्फ्रेंसेस हैं जैसे पहला है गवर्नर कॉन्फ्रेंस, ये प्रेसिडेंट करता है. ठीक है, दूसरा है चीफ मिनिस्टर काउंसिल, इसको कौन करता है? इसको प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट वो करता है, हेड करता है. स्टेट लेवल इशू यहाँ डिस्कस होते हैं जो चीफ मिनिस्टर कॉन्फ्रेंसेस होते हैं. तीसरा है द चीफ सेक्रेटरीट्स कॉन्फ्रेंसेस. इसमें क्या होता है कि चीफ सेक्रेटरी इसमें प्रेसिडेंट का इसका प्रेसिडेंट करता है. देन द कॉन्फ्रेंस ऑफ इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कॉन्फ्रेंस, इसमें लॉ एंड ऑर्डर के बारे में डिस्कस होता है. फिर है चीफ जस्टिस काउंसिल. चीफ जस्टिस काउंसिल में क्या होता है आपका कॉन्फ्रेंस में क्या होता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसमें हेड करता है, पर सेट करता है. जुडिशरी रिलेटेड कोऑर्डिनेशन के लिए काउंसिल होती है. फिर है जैसे फिफ्थ में कॉन्फ्रेंस ऑफ वाइस चांसलर्स, ये यूनिवर्सिटीज़ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है. जैसे सेंट्रल होम मिनिस्टर इसको प्रिसाइड करता है. सॉरी सर, हायर एजुकेशनल कोऑर्डिनेशन जो होते हैं उसके लिए होता है. और जो अगला वाला कॉन्फ्रेंस है उसको कोऑर्डिनेट कौन करता है? होम मिनिस्टर करता है. इंटरनल सिक्योरिटी इशू के बारे में ये चीज़ कवर करता है. सो एंड द लास्ट वन इज़ द लॉ लॉ मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस. सो इसमें क्या होता है कि प्रिसाइड ओवर द सेंट्रल लॉ मिनिस्टर्स. तो ये क्या होता है? सेंट्रल लॉ मिनिस्टर्स को प्रिसाइड करता है. और लीगल रिफॉर्म्स पे डिस्कशन होता है इसमें. किसमें? लीगल रिफॉर्म्स पे डिस्कस होता है. लीगल रिफॉर्म्स. ठीक है, अगर सिंपली हम बोले तो ये सारे ग्रुप और मीटिंग कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होते हैं, पर इंडिया के सेंटर और स्टेट को साथ में काम करने में हेल्प करते हैं. ये सेंटर और स्टेट को साथ में काम करने में हेल्प करते हैं. ये एडवाइजरी बॉडी प्लानिंग और पॉलिसी बनाने में हेल्प करती हैं. ये पॉलिसी आपके या फिर प्लानिंग में हेल्प करती हैं. और कॉन्फ्रेंसेस ये लीडर्स और ऑफिसर्स एक टेबल पर लीडर्स और जितने भी ऑफिसर्स होते हैं सारे एक टेबल पर बैठ के काम करते हैं और नेशनल इशू को सॉल्व करते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट है फाइनेंशियल रिलेशन. अब हम इसको पढ़ेंगे. इसके आज हम इस वीडियो में इसमें ये बात करेंगे कि सेंट्रल स्टेट के फाइनेंशियल रिलेशंस के बारे में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 12 में है, दैट इज आर्टिकल 268 से लेके 293, इसके बारे में ये हम पढ़ेंगे. ठीक है,
इसके अलावा कुछ अदर प्रोविजंस भी हैं जो डीलिंग विद द सेम सब्जेक्ट्स. सो दी टुगेदर वी कैन स्टडी अंडर द फॉलोइंग हेड्स. तो पहला है अलोकेशन ऑफ टैक्सिंग पावर. तो पहला क्वेश्चन यह है कि सेंट्रल और स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन क्या होता है. सो इंडियन फ्रेंड्स, आपको पता होगा इंडिया एक फेडरल कंट्री है. मतलब पावर सेंटर और स्टेट दोनों के बीच में डिवाइड होती है. पर जब बात पैसे की होती है तो टैक्स की होती है, रेवेन्यू शेयरिंग की होती है. तो क्लियर रूल्स चाहिए उसके लिए जब टैक्स शेयरिंग होता है. तो वो हम पढ़ेंगे इसमें. आई थिंक वो क्लियर हो जाएगा. तो पहला है यहाँ पे, द पार्लियामेंट हैज़ एक्सक्लूसिव पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट इन द फॉलोइंग वे. सो तो कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड टैक्सिंग पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स इन द फॉलोइंग वे. तो कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड करेगा जो पावर है टैक्सिंग पावर बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स. अब ये कैसे होता है ये हम पढ़ेंगे. इसमें कुछ क्वेश्चंस में क्वेश्चन कुछ है जैसे कि कौन टैक्स लगा सकता है, कौन रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, कौन से टैक्स सेंटर का होगा, कौन सा टैक्स स्टेट का होगा. ये सारे क्वेश्चन आई थिंक इसमें कवर हो जाएंगे. ठीक है. सो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसमें हम पता करेंगे कि टैक्स कैसे डिवाइड होता है सेंटर और स्टेट में के बीच में. पहला क्वेश्चन है, द पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू लेवी टैक्स ऑन सब्जेक्ट्स इनॉमरेटेड इन द यूनियन लिस्ट विच आर 13 नंबर्स. इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि यूनियन लिस्ट में यूनियन लिस्ट जो है वो सेंटर के पास होता है. तो पार्लियामेंट या सेंटर के पास एक्सक्लूसिव पावर होता है कि टैक्स लगाने का, और उन सब्जेक्ट पर जो यूनियन लिस्ट में लिखे हैं. यूनियन लिस्ट में 13 टाइप्स के टैक्स है. एग्जांपल इनकम टैक्स है ऑन एग्रीकल्चरल और ऑन नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, कॉर्पोरेट टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी. तो 13 टाइप के टैक्स हैं. ठीक है. ये हो गया आपका पार्लियामेंट सेंटर के पास जो है 13 टाइप्स के यूनियन लिस्ट में जो टैक्स है. सेकेंड चीज, इसमें क्या होता है, द स्टेट लेजिस्लेचर हैज़ एक्सक्लूसिव पावर टू लेवी टैक्स ऑन सब्जेक्ट इनॉमिनेटेड इन द स्टेट लिस्ट विच आर 18 नंबर्स. और जो स्टेट के पास है उसके पास क्या होता है, उसके पास 18 टैक्स, स्टेट लिस्ट में 18 टैक्स इंक्लूड होते हैं. एग्जाम्पल के लैंड रेवेन्यू, स्टैम्प ड्यूटी ऑन लैंड, टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम, टैक्स ऑन व्हीकल एक्सेट्रा. तो स्टेट के पास कितने होते हैं, 18 होते हैं, 18 नंबर होते हैं. और सेंटर के पास 13 नंबर के टैक्सेस होते हैं. मतलब हम कहें देखा जाए तो अपने अपने स्टेट का लोकल टैक्स जो होता है स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है. ठीक है. सो नो टैक्स इन कॉन्करेंट लिस्ट. सो जो कॉन्करेंट लिस्ट होता है ना उसमें कोई टैक्स नहीं होता. इन अदर वर्ड्स द कॉन्करेंट जुरिडिक्शन इज नॉट अवेलेबल विद रिस्पेक्ट टू टैक्स लेजिस्लेशन. But the 101 Amendment Act of 2016 has made an exception of making a special provision with respect to goods and service tax. This amendment has conferred concurrent power upon Parliament state legislature to make laws governing goods and service tax. इसमें ये क्या बोलना चाह रहा है, जो concurrent list है उनमें क्या होता है, कोई भी टैक्स नहीं होता है. मतलब सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर किसी टैक्स को लेजिस्लेट नहीं कर सकते एक्सेप्ट वन मेजर चेंजेस. वो क्या चेंजेस हैं, एक्सेप्शन ऑफ जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स. तो ये क्या होता है, तो 2016 में क्या हुआ था कि एक हिस्टोरिक चेंज हुआ था. 101 अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016. 101वां अमेंडमेंट हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. इसमें क्या हुआ था, इस अमेंडमेंट ने पहली बार कॉन्करेंट पावर दे दी. मतलब बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज ऑन जीएसटी. तो क्या इसने क्या बोला, पार्लियामेंट एज वेल एज बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज ऑन जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स पे लॉ बना सकते हैं. मतलब जीएसटी ऑन गुड्स और जीएसटी ऑन सर्विसेज दोनों पर सेंटर और स्टेट साथ साथ में पावर शेयर करते हैं. ठीक है. फोर्थ आता है द रेसिड्यूरी पावर ऑफ टैक्सेशन, दैट इज द पावर ऑफ टू इम्पोज टैक्स नॉट इनॉमरेटेड इन एनी ऑफ द थ्री लिस्ट.
इसका मतलब क्या है, जो रेसिडुअरी पावर ऑफ टैक्सेशन है इसमें बोलते हैं, अब मान लो कि टैक्स यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट या कॉन्क्रीट लिस्ट किसी भी में मेंशन नहीं है, तो फिर पावर किसके पास होती है, तो पार्लियामेंट के पास होती है। राइट्स किसके पास होता है, पार्लियामेंट के पास होता है। इस पावर को बोलते हैं रेसिडुअरी पावर। और इसके थ्रू पार्लियामेंट ने बहुत से टैक्सेस इम्पोज किए हैं, जैसे कि हो गया गिफ्ट टैक्स, या फिर वेल्थ टैक्स, या फिर एक्सपेंडिचर टैक्स। जो एक्सपेंडिचर टैक्स है इसमें से बहुत सारे, तो दो सम ऑफ दीज आर एबोलिश्ड नाउ। सो अब हम नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टेबल आर्टिकल्स रिलेटेड टू सेंट्रल स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन एट अ ग्लैंस। तो इस टेबल के थ्रू हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन से आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है। हाँ, now article related to central state administrative relation example explained simply। so अब हम इसमें पढ़ेंगे these articles tell how center and state works together, and how power are shared and how disputes are solved। तो कैसे पावर शेयर होती है, कैसे डिस्प्यूट सोल्व होती है, और कैसे सेंट्रल स्टेट दोनों वर्क करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिवली। तो इसको हम पढ़ेंगे वन बाय वन। आर्टिकल 256 ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट एंड द यूनियन। पहला बोलता है आर्टिकल 256 ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन। इसके थ्रू हम लोग पढ़ेंगे कि स्टेट मस्ट इंश्योर दैट देयर एक्शंस फॉलो पार्लियामेंट्स लॉज। तो इनके एक्शन क्या फॉलो करेंगे, पार्लियामेंट्स के लॉ फॉलो करेंगे इसके अकॉर्डिंग। एंड सेंटर कैन गिव डायरेक्शन टू द स्टेट टू मेक श्योर लॉ आर प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड। तो उसके थ्रू सेंटर ये एश्योरेंस देगा कि जो लॉज हैं स्टेट के द्वारा वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो रहा है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। सिंपल वर्ड्स में बोलेंगे तो स्टेट को सेंटर के लॉज फॉलो करने पड़ेगा, ठीक है। तो ये सिंपल सही है। सो नेक्स्ट आता है, एक मिनट में इसका नोट्स बना लेता हूँ। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 257 कंट्रोल ऑफ यूनियन ओवर स्टेट इन सर्टेन केसेस। इसका मतलब क्या है कि सर्टेन सेंटर कैन डायरेक्ट स्टेट इन सर्टेन मैटर सो दैट स्टेट वर्क डज नॉट हार्म द कंट्री लार्जर इंटरेस्ट। सिंपल वर्ड्स में बोले तो अगर स्टेट को एक्शन नेशनल इंटरेस्ट को अफेक्ट करता है, स्टेट का एक्शन नेशनल इंटरेस्ट को अफेक्ट करता है, तो सेंटर इंटरफेयर कर सकता है। तो सेंटर कैन इंटरफेयर इन इट, ठीक है, इंटरफेयर। नेक्स्ट है आर्टिकल 257A असिस्टेंस टू स्टेट बाय डेवलपमेंट ऑफ आर्म फोर्स एंड अदर फोर्स ऑफ द यूनियन। ये रिपील हो चुका है। ये आर्टिकल्स क्या कहता है, ये आर्टिकल्स पहले स्टेट को सेंटर के आर्म फोर्स के हेल्प लेने की परमिशन देता था, ठीक है। सेंटर को स्टेट के आर्म फोर्स के हेल्प के लिए परमिशन देता था ये, ठीक है। नाउ ये यूज़ में नहीं होती स्टेट, नाउ इट इज़ रिपील्ड, इसको वापस ले लिया गया है एंड सो इट हैज़ नो यूज़, ठीक है। आर्टिकल 258 बोलता है पावर ऑफ यूनियन टू कन्फर पावर्स एक्सेट्रा ऑन स्टेट ऑन सर्टेन केसेस। इसका मतलब क्या है, ये बोलता है सेंटर अपने कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर स्टेट को ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है। तो सेंटर कैन ट्रांसफ़र certain administrative power to the state। Sorry। अगर सेंटर चाहे कि स्टेट एक सेंट्रल लॉ के अंडर काम करे तो वो स्टेट को वो पावर दे सकता है। अगर सेंटर चाहे कि स्टेट सेंट्रल लॉ के अंडर काम करे तो सेंटर उसको पावर दे सकते हैं। आर्टिकल 258 पावर ऑफ स्टेट टू इंटरेस्ट फंक्शन ऑफ द यूनियन। आर्म फोर्सेस
इन स्टेट इन पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल रिपीट. सो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि दिस आर्टिकल इज नॉट इन यूज एनी मोर. दिस आर्टिकल 259 आर्म्ड फोर्स इन स्टेट. नेक्स्ट इज 260 ड्यूरेशन ऑफ यूएन रिलेशन टू टेरिटरीज आउटसाइड इंडिया. इसमें क्या होता है कि इंडियन यूनियन कैन हेल्प अप एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशल फंक्शन आउटसाइड इंडिया इफ़ द फॉरेन कंट्री एग्रीज. तो ये आर्टिकल क्या बोलता है कि अगर कोई फॉरेन कंट्री बोले इंडिया उनके लीगल या एडमिनिस्ट्रेटिव काम हैंडल करे तो इंडिया कर सकता है. ठीक है, इसका आर्टिकल इधर हो, आर्टिकल 260. आर्टिकल 261 बोलता है पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स. इसका मतलब क्या है 261 के अकॉर्डिंग इंडिया के किसी भी स्टेट का कोर्ट जजमेंट, पब्लिक रिकॉर्ड और ऑफिशियल एक्ट पूरे इंडिया में वैलिड होता है. अब इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि एक स्टेट का कोर्ट का जजमेंट दूसरे स्टेट में भी माना जाएगा. दिस इज आर्टिकल नंबर 262. सो वो सर गुजरात का स्टेट का जज किसी ने किसी ऑर्डर दिया तो वो ऑर्डर पंजाब के स्टेट में एप्लीकेबल होगा. ठीक है. आर्टिकल 262 डिस्प्यूट रिलेटिंग टू इंटरस्टेट रिवर्स. सो इसमें क्या होता है कि इंटरस्टेट रिवर्स के बारे में जो डिस्प्यूट होता है उसको ये आर्टिकल सॉल्व करता है. तो सेंटर कैन मेक लॉ टू डिसाइड डिस्प्यूट रिलेटेड टू इंटरस्टेट रिवर्स. कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैन नॉट इंटरफेयर इफ पार्लियामेंट मेक सच अ लॉ. ठीक है. आर्टिकल 263 दिस इज इंटरस्टेट कॉन्स्टिट्यूशन दैट अलाउ क्रिएशन ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल. और इसमें क्या होता है कि इट्स जॉब टू प्रमोट कोऑर्डिनेशन, डिस्कस पॉलिसीज, रिजॉल्व डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट एंड सेंटर. सिंपल वर्ड में कहें तो बोला जाएगा कि सेंटर और स्टेट के कोऑपरेशन के लिए ये एक प्लेटफॉर्म है. कुछ स्टेट लेजिस्लेचर टैक्स लगा सकता है पर कुछ केस में उनको रिस्ट्रिक्शन होती है. हम उनके बारे में पढ़ते हैं. पहला है प्रोफेशनल टैक्स लिमिट. एंड दैट इसमें क्या होता है कि स्टेट प्रोफेशन, ट्रेड, कॉलिंग और एम्प्लॉयमेंट पर टैक्स लगा सकता है लेकिन एक लिमिट है. कोई भी पर्सन के ऊपर टोटल प्रोफेशन चार्ज 2500 रुपया पर ईयर से ज़्यादा नहीं हो सकता है. ठीक है. तो ये पहली कंडीशन लगा थी उन्होंने कि 2500 से ऊपर किसी के ऊपर भी प्रोफेशनल टैक्स नहीं लगाया जा सकता है. सिंपल वर्ड में देखें तो प्रोफेशनल टैक्स 25,000 से ज़्यादा नहीं ऊपर जा सकता है. सेकंड है दैट नो टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन सम केसेस. तो क्या होता है, स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस पर टैक्स लगा सकता है लेकिन दो केसेस में नहीं. पहला है जब सप्लाई स्टेट के बाहर हो रही हो, इसमें गुड्स और सर्विस आउटसाइड द स्टेट. दूसरा है जब सप्लाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कोर्स में हो, दैट इज़ इंटरनेशनल इंपोर्ट या एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन हो रहा हो. या फिर और पार्लियामेंट के पास राइट होता है कि डिसाइड करे कि कौन सा सप्लाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट माना जाएगा और कौन सा स्टेट के बाहर. सिंपल बोले तो स्टेट उस सिंपल उन सप्लाईज पर टैक्स नहीं लगा सकती जो स्टेट के बाहर हो रहे हो. सिंपल देखा है, कोई भी सप्लाई जो स्टेट के बाहर हो रहे हो उस पर स्टेट टैक्स नहीं लगा सकती. ठीक है. या आउटसाइड है तो उस पर स्टेट टैक्स नहीं लगाते. इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड हो तब भी नो टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी इन सर्टेन केसेस. तो सर्टेन केसेस पे इलेक्ट्रिसिटी पे कोई टैक्स नहीं लगा सकता. जैसे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी पर टैक्स लगा सकते हैं लेकिन ये दो केसेस में बिल्कुल नहीं है. पहला है इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम बाय सेंटर. अगर सेंटर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है तो कोई टैक्स नहीं है. दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी यूज बाय द रेलवे. तो अगर रेलवे इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहा है ऑपरेशन के लिए, रेलवे कंपनी का मेंटेनेंस के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तब भी नहीं लगेगा. ठीक है. और ठीक है, नो टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी सर्टेन केसेस जिसमें होगा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम बाय सेंटर रेलवे. फिर आता है वाटर इलेक्ट्रिसिटी. सो इसमें हम पढ़ते हैं कि अ स्टेट कैन इम्पोज टैक्स इन रिस्पेक्ट टू एनी वाटर और इलेक्ट्रिसिटी स्टोर्ड, जनरेटेड, कंज्यूम, distributed or sold by authority established by the parliament for regulating or developing the
एनी इंटरस्टेट रिवर और रिवर वैली। इसका मतलब क्या होता है कि स्टेट वाटर इलेक्ट्रिसिटी पर टैक्स लगा सकता है अगर वाटर इलेक्ट्रिसिटी किसी अथॉरिटी ने स्टोर, जनरेट, सेल या डिस्ट्रीब्यूट की हो। दूसरा, और वो अथॉरिटी इंटरस्टेट रिवर या रिवर वैली रेगुलेट करती हो। जैसे, बट ऐसा स्टेट लॉ तभी इफेक्टिव होगा जब प्रेसिडेंट अप्रूव करेगा। सिंपल बोले तो देखिएगा, इंटरस्टेट रिवर वैली से रिलेटेड वाटर इलेक्ट्रिसिटी टैक्स प्रेसिडेंट की परमिशन से लगेगा। ठीक है, ये था हमारा। हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू। सो आज हम समझेंगे कि इंडिया में सेंटर और स्टेट के बीच टैक्स रेवेन्यू कैसे शेयर होता है। ठीक है, और स्पेशली 80th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2000 एंड 101 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016 हैज़ इंट्रोड्यूस मेजर चेंज इन द स्कीम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू। वो हम पढ़ेंगे बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। ठीक है, ये टॉपिक पॉलिटिक प्लस इकोनॉमिक दोनों में इम्पोर्टेंट है, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। पहला है 80th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2000। इसमें क्या हुआ, 80th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ 2000 में क्या हो गया कि इस अमेंडमेंट ने टैक्स रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन में मेजर चेंज किए। व्हाट आर द चेंजेस? पहला चेंज क्या है कि 10th फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंडेशन किया कि सर्टेन सेंट्रल टैक्स और ड्यूटीज़ का 29% डायरेक्टली स्टेट को दिया जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, पहला सेंट्रल टैक्स और ड्यूटीज़ जो है उसको 29% डायरेक्टली स्टेट को दिया जाएगा। दिस इज नोन एज द अल्टरनेटिव स्कीम ऑफ डिवोल्यूशंस एंड कैन ऑल्सो बी इफेक्ट रेट्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम अप्रैल 1996। तो ये स्कीम अगर 1996 से इफेक्टिवली मानी गई, मीन्स रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई हुआ। कौन सा टैक्स शेयर हुआ? इस अमेंडमेंट ने कॉर्पोरेट टैक्स, कस्टम ड्यूटी, इनकम टैक्स एक्सेट्रा को एक कैटेगरी में रख दिया जाने से स्टेट के हिस्से गारंटी। तो ये ऑलरेडी ये इसके अकॉर्डिंग क्या पढ़ा हमने कि ये 80th अमेंडमेंट एक्ट था। इसकी स्कीम में इसके थ्रू हमने पढ़ा कि सेंटर और स्टेट के बीच में टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा कि सेंट्रल टैक्स और ड्यूटीज़ का 29% डायरेक्टली स्टेट कर देगा। ठीक है, सो इस सिस्टम में बोला गया अल्टरनेटिव स्कीम ऑफ डिवोल्यूशन। ये स्कीम 1 अप्रैल 1996 से इफेक्टिवली मानी गई, मींस रेट्रोस्पेक्टिवली मानी गई। और इसका कौन सा टैक्स शेयर हुए ये हम पढ़ेंगे। इसमें से कौन कौन से टैक्स शेयर हुए, जैसे central tax duties like corporate tax, custom duties, income tax like on income and other than agricultural income, and ये सारे इसमें चेंजेस हुए। इस मतलब इनसे क्या हुआ, इससे की कैटेगरी में इनको रख दिया गया कि स्टेट को 29% इसमें शेयर मिलेगा सेंटर की तरफ से। सिंपल वर्ड्स में बोले तो सर्टेन सेंटर ने कुछ सेंट्रल टैक्स कलेक्ट करता है और उनका एक पोर्शन ऑटोमेटिकली स्टेट को मिलता है। ठीक है, अब हम दूसरा में पढ़ेंगे 101 अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा गया है कि 101 जो अमेंडमेंट एक्ट है, इस पूरे में क्या लिखा है कि ये इंडिया का बिगेस्ट टैक्स रिफॉर्म था, जिसको हम बोलते हैं जीएसटी। ठीक है, इसमें क्या होता है, सेंटर और स्टेट दोनों को कॉन्करेंट पावर मिलती है जीएसटी पर लॉ बनाने की। तो सेंटर और स्टेट दोनों जीएसटी पे लॉ बनाते हैं। ठीक है, और इनडायरेक्ट टैक्स को कंबाइन करके इसमें इसमें सबमर्ज कर दिया गया। इसमें कैस्केडिंग इफेक्ट टैक्स वन टैक्स को भी रिमूव कर दिया, टैक्स वन टैक्स। ठीक है, और पूरे इंडिया में ये वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट की टाइप चलने लग गया। वन नेशन वन मार्केट वन टैक्स। तो इसमें जीएसटी किन किन टैक्स को इसने रिप्लेस करा, ये हम इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें कौन कौन से हैं जो मर्ज कर दिए गए, जिसमें सेंट्रल टैक्स सब यूज अंडर जीएसटी, जैसे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी हो गया,
ठीक है। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी हो गया। दूसरा हो गया एडिशनल एक्साइज ड्यूटी। फिर है एक्सरसाइज ड्यूटी ऑन मेडिसिन एंड टॉयलेट आइटम्स। सर्विस टैक्स, काउंटर वैलिंग ड्यूटी, सीवीडी। ठीक है, सीवीडी हो गया आपका। फिर एसएडी हो गया, स्पेशल एडिशन ड्यूटी। सेंट्रल सरचार्ज एंड सेस रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये सारे टेस्ट टैक्स मर्ज कर दिए गए। ठीक है। उसके बाद आता है स्टेट टैक्स सबमर्सिव मॉडल, जीएसटी। तो इसमें कौन कौन से हुए स्टेट टैक्स में? पहला है स्टेट वेट आया है इसमें। ठीक है, स्टेट वेट हो गया, या फिर सेल्स टैक्स इसको हम बोलते हैं। उसके बाद एंटरटेनमेंट टैक्स एक्सपेक्ट लोकल बॉडीज़ का। फिर सेंट्रल सेल टैक्स, सीएसटी। ऑक्ट्रोय एंड एंट्री टैक्स, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, टैक्स ऑन लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, स्टेट सेसेस और सरचार्ज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ये सारे इसमें आए हैं। तो फिर इसमें ये लिखा है आर्टिकल्स 268A। इसमें क्या हुआ था कि इस आर्टिकल्स को रिमूव कर दिया गया क्योंकि ये सर्विस टैक्स के अंदर आ गया था। ठीक। सो हम पढ़ेंगे कि टैक्स लेविड बाय द सेंटर बट कलेक्टेड एंड अपॉइंटेड बाय द स्टेट। इस ये एक्सप्लेन करेंगे। इसमें लिखा है कि इस कैटेगरी में क्या होता है कि सेंटर टैक्स कलेक्ट करता है एंड टैक्स स्टेट नहीं, सेंटर टैक्स लगाता है, टैक्स स्टेट कलेक्ट करता है, और पूरा पैसा स्टेट को ही मिलता है। ठीक है। एग्जांपल स्टैम्प ड्यूटी ऑन बिल्स ऑफ एक्सचेंज जैसे हो गए, या फिर चेक्स में हो गया, प्रॉमिसरी नोट्स पे हो गया, इंश्योरेंस पॉलिसीज हो गया, और ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। ये टैक्स तो सेंटर लगाता है पर सारा पैसा किसको मिलता है? स्टेट को मिलता है। इम्पोर्टेंट है कि ये ड्यूटीज़ का पैसा सेंट्रल फंड में नहीं जाता, सीधे स्टेट को मिलता है, और वो टैक्स कलेक्ट हुआ। ठीक है, ये पैसा किसको जाएगा? स्टेट को जाएगा। दूसरा है टैक्स लेविड ऑन कलेक्टेड बाय द सेंटर बट असाइन टू द स्टेट, आर्टिकल 269। इसमें क्या होता है? इसमें उल्टा होता है कि टैक्स तो सेंटर लगाता है, टैक्स सेंटर ही कलेक्ट करता है, लेकिन पैसा स्टेट को मिलता है। स्टेट को मिलता है, लेकिन पैसा स्टेट को भी मिलता है। इन दोनों में डिफरेंस यही है कि पहले वाले में तो सेंटर टैक्स लगा रहा है, कलेक्ट स्टेट कर रहा है, और पैसा स्टेट को ही मिल रहा है। लेकिन सेकेंड वाले केस में क्या होता है? सेंटर टैक्स लगा रहा है, सेंटर ही कलेक्ट कर रहा है, और पर पैसा स्टेट को मिलता है। ये टैक्स कौन से हैं? जैसे सेल्स और परचेज ऑफ गुड्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड। ठीक है, स्टेट के अंदर नहीं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स जाते हैं, इस पे टैक्स लगता है। और कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स इन इंटर स्टेट ट्रेड, व्हेन गुड्स आर सेंड बाय बिजनेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, उस पर जो टैक्स लगता है। तीसरा हो गया जैसे इसमें क्या होता है, जो इंटर स्टेट गुड्स जो बिजनेस एक दूसरे के स्टेट में भेजता है, उसकी वजह से जो एक दूसरे स्टेट से भेजता है एक स्टेट से दूसरे, उसकी वजह से जो टैक्स लगता है, इस टैक्स का पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है, इंडिया में नहीं जाता है। दैटली स्टेट को अलग और होता है इसे, और इस एज पर द पार्लियामेंट रूल। जीएसटी और इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, आर्टिकल 269A। अब इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? कुछ नहीं होता है। सेंटर लेवी करता है आईजीएसटी, सेंटर कलेक्ट करता है आईजीएसटी। लेवी भी सेंटर ही करता है, कलेक्ट भी सेंटर ही करता है जीएसटी। फिर सेंट्रल स्टेट के बीच ये टैक्स शेयर होता है। फिर एक बार कलेक्ट हो गया तो सेंट्रल स्टेट के बीच में ये टैक्स शेयर होगा। और और शेयरिंग जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग ही होता है। जीएसटी काउंसिल जो रिकमेंड करता है उसके अकॉर्डिंग होता है। पार्लियामेंट कैन ऑल्सो डिसाइड प्लेस ऑफ सप्लाई, कि किस सिचुएशन में सप्लाई इंटर स्टेट माना जाएगा, गुड्स और सर्विस सप्लाई रूल्स के बारे में। सिंपल वर्ड में देखें तो इंटर स्टेट जीएसटी सेंटर कलेक्ट करता है, सेंटर और स्टेट में शेयर होता है। ठीक है, इंटर स्टेट जीएसटी से
सेंटर कलेक्ट करता है और सेंटर और स्टेट के बीच में ये शेयर होता है। फोर्थ है टैक्स लेविड बाय एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर बट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, दैट इज आर्टिकल नंबर 270। इसमें हम पढ़ेंगे कि आर्टिकल 270 के बीच में क्या दिया गया है। आर्टिकल 270 के बीच में दिया गया है कि सेंटर लगाता है टैक्स, सेंटर ही कलेक्ट भी करता है, लेकिन पैसा डिवाइड होता है सेंटर और स्टेट में। तो ये हो गया आपका टैक्स दोनों सेंटर लगाता है, कलेक्ट भी सेंटर करता है, लेकिन पैसा सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड होता है। तो इसमें कौन कौन से टैक्स इंक्लूड है? आर्टिकल 268, 269, 269A, दैट इज IGST। सर चार्जेस आर्टिकल 271 है, वन है। इसमें के अलावा सब टैक्स है। इम्पोर्टेंट ये है कि जिनके शेयर फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है, इनके शेयर। तो क्विक समरी पढ़ते हैं इनका। तो देखिए 268, नोट्स बना देता हूँ उसका। तो 268 के अकॉर्डिंग क्या होता है? आर्टिकल 268 के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका सेंटर और इसका मतलब है सेंटर और स्टेट, सेंटर लीव करता है, स्टेट कलेक्ट करता है, और लेकिन मनी इसको मिलता है, स्टेट को मिलता है। दूसरा है 269, इस पर सेंटर लीव करता है और सेंटर ही कलेक्ट करता है, लेकिन ये मिलता है किस पे? स्टेट को मिलता है पैसा। IGST में सेंटर और स्टेट दोनों, सेंटर और स्टेट दोनों शेयर मिलता है, ठीक है, दोनों काम करते हैं। और 270 में मोस्ट यूनियन टैक्स, सेंटर और स्टेट दोनों शेयर करते हैं, ठीक है। Tax levied and collected by center but distributed in the center and the state Article 270. This category includes all the tax and duties referred to the union list except the following. This article includes the tax of and duties referred to the union list. So what are the duties and tax referred to the Article 268, 269, 269A? That is this point number 1. This is mentioned above. And surcharge on the tax and duties referred to the articles 2017 mentioned below. So इसमें हम पढ़ेंगे कि क्या होता है कि आर्टिकल 270 में वो टैक्स आते हैं जो सेंटर लगाता है, सेंटर कलेक्ट करता है, लेकिन पैसा डिवाइड हो जाता है सेंटर और स्टेट के बीच में। इसमें इंक्लूड करते हैं 268, 269 और 269A, जैसे IGST, ठीक है। और सरचार्ज, ये सेकेंड वाला पॉइंट बोल रहा है कि इसके अलावा सब सरचार्ज आर्टिकल 271 के अलावा सब टैक्सेस हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि ये ही वो टैक्स हैं जिनके शेयर फाइनेंस कमीशंस डिसाइड करते हैं। क्विक समरी बोलेंगे तो आर्टिकल 268 के सेंट्रल लेवी स्टेट कलेक्ट करता है, हु गेट्स मनी स्टेट्स। और आर्टिकल 269 में सेंट्रल लेवी एंड कलेक्ट दोनों करते हैं, लेकिन मिलता है स्टेट को है। और 269A में IGST ये सेंट्रल स्टेट के बीच में बढ़ता है। और 270 मोस्ट यूनियन टैक्सेस जो होते हैं सेंट्रल स्टेट के बीच में बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नीचे surcharge on certain tax and duties for purpose of certain of the center, आर्टिकल 270। इसमें हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज सरचार्ज। सरचार्ज का मतलब होता है एक्स्ट्रा टैक्स ऑन टॉप ऑन एन एग्जिस्टिंग टैक्स, इट इज सरचार्ज। तो आर्टिकल 271 कहता है कि पार्लियामेंट कैन इम्पोज सरचार्ज एनी टाइम ऑन टैक्स लिस्ट अंडर आर्टिकल 269 एंड 270। ये सरचार्ज का पूरा पैसा सेंटर के पैसे पास आता है, स्टेट्स को कोई शेयर नहीं मिलता सरचार्ज का। बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि GST पर सरचार्ज नहीं लगा सकते, ये कम्प्लीटली एग्जम्प्टेड होते हैं सरचार्ज के लिए। सिंपल वर्ड्स में देखेंगे तो सरचार्ज इक्वल्स टू सेंटर का एक्स्ट्रा टैक्स, सेंटर रखता है, स्टेट कट नथिंग, फिक्स्ड लेविड एंड कलेक्टेड एंड रिटेन बाय स्टेट्स। तो इसमें हम बोलते हैं कि दीज आर लिस्टेड इन स्टेट लिस्ट एंड दे आर 18 टोटल टैक्सेस इन इट। ये सब सिर्फ स्टेट के रेवेन्यू होता है, सेंटर का कोई रोल नहीं है।
तो हम इसको पढ़ते हैं कौन कौन सी टैक्सेस हैं 18। पहला है लैंड रेवेन्यू। ठीक है, लैंड रेवेन्यू मतलब ज़मीन पर लगने वाला टैक्स, इसको हम लैंड रेवेन्यू बोलते हैं। इसका पूरा स्टेट हो जाता है इसका पूरा। दूसरा आता है टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम, इस पे फार्मिंग इनकम टैक्स पर टैक्स सेंटर नहीं स्टेट लगाता है। ड्यूटीज ऑन सक्सेशन और टू एग्रीकल्चरल लैंड, इसमें एग्रीकल्चरल लैंड इनहेरिट करने पर ड्यूटी देना पड़ता है। स्टेट ड्यूटी ऑन एग्रीकल्चरल लैंड, ओनर के दो डेथ पर लगने वाली ड्यूटी ओनली ऑन एग्रीकल्चरल लैंड। उसके बाद है टैक्स ऑन लैंड्स एंड बिल्डिंग, प्रॉपर्टी टैक्स म्यूनसिपैलिटीज़ कलेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट। टैक्स ऑन मिनरल राइट्स, स्टेट अपने मिनरल्स पर टैक्स लगा सकता है। एक्साइज ड्यूटी ऑन एल्कोहलिक लिक्विड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ओनली लिक्विड एक्सरसाइज स्टेट के एक्सक्लूसिव पावर, बहुत बड़ा रेवेन्यू सोर्स है। टैक्स ऑन नैरकोटिक्स, इस पर भी टैक्स लगाता है स्टेट। एक्सेप्शन होता है इसमें मेडिकल प्रिपरेशन के लिए, अगर नैरकोटिक्स यूज़ हो रहा है तो। टैक्स ऑन सेल्स कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी यूज़ या सेल पर टैक्स, स्टेट टैक्स। टैक्स ऑन पेट्रोलियम क्रूड और डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, एविएशन फ्यूल, लिक्विड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ये विद द स्टेट लगता है। ये सब प्रोडक्ट पर वेट सेट टैक्स है। टैक्स ऑन गुड्स पैसेंजर्स बाय रोड और वाटरवेज, बट फेयर रोड ट्रांसफर फेयर एक्सेप्ट टैक्स भी लगता है। टैक्स ऑन व्हीकल registration fees, road tax, tax on animal and boat, very old provision but still exist, and tax on professional trade calling employment, इस पे टैक्स लगता है। ठीक है, टैक्स ऑन एंटरटेनमेंट एंड अम्यूजमेंट्स, इस पे भी टैक्स लगता है। स्टैम्प ड्यूटी ऑन डॉक्यूमेंट्स दोज इन यूनियन लिस्ट, of fees taken by panchayat, municipality, regionals or district council, local government fees on matters in state list। सो ये सारे इसमें टैक्स लेवन कलेक्टेड बाय द स्टेट। तो इसमें स्टेट टैक्स लगाता है, स्टेट ही कलेक्ट करता है इन सारे 18 केसेस में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट टैक्स रेवेन्यू ये पढ़ेंगे, पर उससे पहले हम पढ़ते हैं कि ठीक है, ये पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू प्लस ग्रांट्स इन एड, इसको हम पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे कि सेंटर और स्टेट के नॉन टैक्स रेवेन्यूज़, ग्रांट्स इन एड टू स्टेट, स्टैट्यूटरी ग्रांट्स वर्सेस डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स, ये सब पढ़ते हैं। पहला है नॉन टैक्स रेवेन्यू ऑफ सेंटर। तो इसमें क्या होता है, सेंटर क्या होता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू का मतलब होता है कि टैक्स का अलावा जो पैसा गवर्नमेंट को मिलता है उसको नॉन टैक्स रेवेन्यू बोलते हैं। सेंटर के मेजर नॉन टैक्स रेवेन्यू यहाँ से आते हैं, जैसे हो गया है पोस्ट एंड टेलीग्राम, रेलवेज, बैंकिंग, ब्रॉडकास्टिंग, कॉइन एंड करेंसी, सेंट्रल पब्लिक सोशल एंटरप्रेन्योर्स, एस्टीट एंड लैब्स एंड अदर्स। ये सारे क्या होते हैं, जैसे क्या होते हैं पोस्ट एंड टेलीग्राम में क्या होता है, स्पीड पोस्ट, पोस्टल सर्विसेज, इसमें सेंटर कमाता है। रेलवे से कमाता है, एंड बैंकिंग से कमाता है, जैसे सर्विस हो गई, फीस हो गई, डिविडेंड्स हो गए। ब्रॉडकास्टिंग मतलब दूरदर्शन, एयर एक्सेट्रा, यहाँ से कमाता है। कॉइनेज एंड करेंसी, मिंटिंग चार्ज यहाँ से कमाते हैं। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जैसे ONGC, कोल इंडिया, इंडिया लिमिटेड, इस LIC इन सबसे सेंटर कमाता है। एस्टेट एंड लैब्स, इस पर परसेंटाइज विदाउट लीगल अफेयर, प्रॉपर्टी गोज टू द गवर्नमेंट, यहाँ से भी कमाता है। एस्टेट एंड लैब्स मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर कोई इंसान की डेथ हो जाए तो उसका प्रॉपर्टी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाती है। अदर्स जैसे फाइन्स, पेनल्टीज, फीस, ये सब से सेंटर अदर देन टैक्स से कमाता है। और स्टेट के नॉन टैक्स रेवेन्यूज कौन कौन से हैं, जैसे
irrigation, forest, fisheries, state public service, sector enterprise, SN heat and labs, X heat and labs and others. ये हमारा है स्टेट के. उसके बाद ग्रांट्स इन एड टू अदर्स टू द स्टेट्स. तो ग्रांट्स इन एड टू द स्टेट्स इसमें क्या क्या हैं. सेंटर से स्टेट को जो फाइनेंशियल हेल्प मिलती है उसे ग्रांट्स इन एड्स कहते हैं. ये कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन होता है. ये दो टाइप के होते हैं. कौन कौन से होते हैं. स्टैट्यूटरी ग्रांट्स और नॉन स्टैट्यूटरी डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स. तो स्टैट्यूटरी ग्रांट्स को बोलते हैं आर्टिकल 275. ए बेस्ड ऑन फाइनेंस कमीशन. सो इसमें होता है पार्लियामेंट मस्ट गिव 3 ग्रांट्स. तो कौन कौन से 3 ग्रांट्स होते हैं. अनलाइक डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स, स्टैट्यूटरी ग्रांट्स एंड कंपलसरी होते हैं. किसको मिलते हैं. सिर्फ उन स्टेट को मिलते हैं जिनकी फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत होती है. डिफरेंट स्टेट्स के लिए डिफरेंट अमाउंट ऑफ डिफरेंट अमाउंट हो सकता है. कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलता है. इसमें क्या था. जनरल ग्रांट्स, स्पेशल ग्रांट्स फॉर ट्राइबल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज लाइक आसाम एक्सेट्रा. फाइनेंशियल कमीशन रिकमेंडेशन करता है कि कितना पैसा किस स्टेट को मिलेगा. ठीक है. ये ग्रांट्स के बारे में पढ़ेंगे. अब डिस्क्रिशनरी ग्रांट होता है. कितने ये ऑप्शनल ग्रांट्स होते हैं. सेंटर चाहे तो दे, सेंटर चाहे तो ना दे. इसका पर्पस क्या होता है. पब्लिक पर्पस के लिए होता है. लेकिन कभी कभी दिया नहीं जा सकता. इवन इफ इट इज़ नॉट इन सब्जेक्ट अंडर सेंटर और स्टेट लिस्ट. प्लानिंग पर्पस, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, स्पेशल स्कीम्स, ये सब होते हैं. वाई डिस्क्रिशनरी. बिकॉज सेंटर अपनी मर्ज़ी से ग्रांट्स देता है, स्टेट को मिलता है गारंटीड नहीं. ये सारी चीज़ें हैं. ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है. ये ग्रांट्स हैं जो सेंटर चाहे तो दे देता, नहीं देता. अदर ग्रांट्स को देता है. कॉन्स्टिट्यूशन थर्ड टाइप ऑफ ग्रांट्स इन एड. वो टेम्प्रेरी पीरियड के लिए होता है. 10% ऑफ पेड फॉर ग्रांट्स सैलरी ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटीज़, जूट प्रोडक्ट्स जैसे स्टेट ऑफ आसाम, बिहार, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल. तो ये कुछ फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये 10 साल के लिए बन दिए गए थे ग्रांट्स कॉन्स्टिट्यूशन बनने के टाइम के बाद. These sums were changed in Constitution Fund of India were made the state for the recommendation of Finance Commission. ठीक है. गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. अभी तक के लिए थैंक यू. बाय. थैंक यू. ये वीडियो लंबी बन गई थोड़ी सी.